Dear students, welcome to राउज IAS देहरादून। आप MM साहिल के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के गरीबी अध्याय का हम पार्ट 1 में अध्ययन कर चुके हैं। गरीबी और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सूचकांकों का प्रतिपादन किया गया। तो भारत के या विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास को किस प्रकार से संचालित किया जाए, इस संदर्भ में सरकारों के द्वारा विभिन्न सूचकांकों का या अर्थशास्त्रियों के द्वारा विभिन्न सूचकांकों का प्रतिपादन किया गया। तो गरीबी अध्याय के अंतर्गत आइए हम लोग देखते हैं पहला मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक सिविल सेवा, चाहे वो IAS परीक्षा हो, चाहे हमारे PCS परीक्षा हो, प्री और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मानव विकास सूचकांक का मौलिक उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाया जाए और गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का पूर्णतः निराकरण किया जाए। मानव विकास सूचकांक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। मानव विकास सूचकांक का न्यूनतम मान 0 एवं अधिकतम मान 1 होता है। इस मापन की प्रक्रिया को भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा इसे गोल पोस्ट का नाम दिया गया। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक महबूबुल हक के द्वारा इसके मान को या इसके मापन की प्रक्रिया को गोल पोस्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा प्रोफेसर अमर्त्य सेन की सहायता से 1990 के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया। 1990 से लेकर आज तक UNDP गरीबी के आकलन के लिए इस सूचकांक का प्रयोग कर रही है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट, जिसे 2020 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया, जिसमें 189 देशों को शामिल किया गया, जिनकी स्थिति किस प्रकार है हम देखेंगे। तो अमर्त्य सेन के द्वारा जो है इस सूचकांक के लिए 3 आधारों का प्रतिपादन किया गया, जिनके आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। एक है हमारा GDP, यानी कि किन देशों की GDP औसत कितनी है या प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है हमारा शिक्षा, यानी कि शिक्षा का स्तर या साक्षरता दर कितनी है। और तीसरा है जीवन प्रत्याशा, अर्थात स्वास्थ्य सुविधाएं, अर्थात व्यक्ति की औसत आयु। यानी कि मानव विकास सूचकांक के 3 आधार हैं, जिनके आधार पर गरीबी का आकलन किया जा रहा है। 2019 की रिपोर्ट के आधार पर स्थिति किस प्रकार है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो देशों की स्थिति है, आइए देखते हैं किस प्रकार है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, हमारा स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है और आयरलैंड चौथे स्थान पर है। जबकि इस देश के अंतर्गत अमेरिका जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश को 13वां स्थान है, चाइना जैसी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था भी 86वें स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान इस रिपोर्ट के अंतर्गत 130वां है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि 189 देशों के अंतर्गत भारत
130वें पायदान पर स्थित है। इसका अभिप्राय क्या है कि भारत के अंतर्गत गरीबी की समस्या अन्य देशों की अपेक्षा अधिक गंभीर है, जबकि अंतिम पायदान पर हमारा 188 स्थान पर है सेंट्रल रिपब्लिकन अर्थात अफ्रीका उपमहाद्वीप के देश। दूसरा स्थान है हमारे नाइजर अर्थात सेंट्रल रिपब्लिकन और नाइजर जैसे देश इस रिपोर्ट के अंतर्गत या एचआईडी के अंतर्गत अंतिम पायदान पर है, जबकि नॉर्वे, हमारा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश प्रथम पायदान पर है। अधिकांश सिविल सर्विस के अंतर्गत यही पूछा जाता है कि कौन से देश को कौन सा स्थान प्राप्त है। भारत 130वें स्थान पर है। जिस प्रकार यूएनडीपी विश्व के विकसित और विकासशील देशों की गरीबी मापन के लिए एचआईडी का प्रयोग कर रहा है, उसी की तर्ज पर भारत का योजना आयोग द्वारा भी एक प्रकार से भारत के राज्यों की गरीबी का आकलन कर रहा है। आइए देखते हैं कि भारत के अंतर्गत ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने पहली बार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया और वर्तमान में भारतीय राज्यों की स्थिति क्या है। भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसने पहली बार 1995 के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की। दूसरा राज्य है हमारा कर्नाटक, जिसने 1999 के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया। तदुपरांत अन्य राज्य भी इनकी तर्ज पर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को जारी कर रहे हैं। योजना आयोग के द्वारा भी वर्तमान समय के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के 23 राज्यों को शामिल किया। आइए देखते हैं कि राज्यों की मानव विकास रिपोर्ट में किस राज्य की स्थिति किस प्रकार है। भारत के इन 23 राज्यों के अंतर्गत भारतीय राज्यों की स्थिति इस प्रकार है। इसमें केरल हमारा प्रथम स्थान पर है, दिल्ली हमारा दूसरे स्थान पर है, हिमाचल हमारा तीसरे स्थान पर है, उत्तराखंड हमारा जो है 14वें स्थान पर है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, उड़ीसा 22वें स्थान पर है और छत्तीसगढ़ सबसे निचले पायदान 23वें स्थान पर है। अर्थात भारतीय राज्यों के मानव विकास सूचकांक एक प्रकार से प्रथम स्थान पर केरल और अंतिम पायदान पर हमारा छत्तीसगढ़ नामक राज्य स्थित है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि वर्तमान समय के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक गरीबी का अनुपात छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत ही स्थित है। अगला हमारा आता है मानव निर्धनता सूचकांक प्रथम। मानव निर्धनता सूचकांक भी मानव विकास सूचकांक के समान विकसित और विकासशील देशों के लिए गरीबी मापन का एक प्रमुख सूचकांक है। जिस प्रकार मानव विकास सूचकांक के 3 आधार थे, उसी प्रकार से हमारे मानव निर्धनता सूचकांक प्रथम के भी 3 प्रमुख आधार हैं। वास्तविक आय वंचना या अभाव, यानी कि लोग औसत आय से कितने कम हैं। दूसरा जागरूकता वंचना या अभाव, यानी कि किन लोगों के पास शिक्षा के संदर्भ में जागरूकता का अभाव है। तीसरा स्वास्थ्य वंचना, अर्थात कितने लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि मानव विकास सूचकांक के समान मानव निर्धनता सूचकांक का प्रतिपादन भी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा जब इसका प्रतिपादन किया गया तो यह हमारे यूएनडीपी का उल्टा है, यानी कि मानव विकास सूचकांक के ये विपरीत है। दूसरा, यूएनडीपी भी
विकसित और विकासशील दोनों देशों की गरीबी का आकलन इन 3 प्रमुख आधार पर करता है। अगला हमारा आ जाता है मानव निर्धनता सूचकांक। सेकंड, मानव निर्धनता सूचकांक का प्रतिपादन भी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो गरीबी के आकलन का एक प्रमुख सूचकांक माना जाता है। यह भी HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक के विपरीत है। जिस प्रकार मानव निर्धनता सूचकांक प्रथम HDI के विपरीत था, उसी प्रकार से यह भी HDI के विपरीत है। UNDP इसका प्रयोग विकसित देश एवं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन देशों की गरीबी मापन के लिए इसका प्रयोग करता है, जिससे इन देशों की रैंकिंग स्थापित होती है कि वह किस आधार पर है। तो जिस प्रकार हमारे मानव विकास सूचकांक का मापन 3 आधारों पर होता है, हमारे मानव निर्धनता सूचकांक का मापन भी 3 आधारों पर होता है, जबकि मानव निर्धनता सूचकांक के मापन के 4 प्रमुख आधार हैं। सामाजिक वंचना, दूसरा वास्तविक आय वंचना, तीसरा जागरूकता वंचना और चौथा स्वास्थ्य सेवाएं। यानी कि इन 4 चीजों के आधार पर मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक का प्रतिपादन अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा किया गया है। इन सूचकांक से प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी एक ना एक सवाल अवश्य पूछा जाता है। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक पढ़ते हैं एंजेल वक्र। एंजेल वक्र क्या है? क्या हमारे सांख्यिकीविद एंजेल के द्वारा इस वक्र का प्रतिपादन किया गया। एंजेल के द्वारा समाज के किसी भी परिवार और उसके उपभोग खर्च के बीच जिन संबंधों के आधार पर अध्ययन किया गया उसे एंजेल वक्र के नाम से जाना गया। अर्थात किसी भी परिवार के उपभोग और किसी भी परिवार की आय उपभोग के खर्च के परस्पर संबंध के मापन को एंजेल वक्र का नाम दिया गया। इस नियम के अनुसार यह परिभाषित किया गया कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो भोजन पर होने वाला खर्च कम होता है। यानी कि एंजेल वक्र हमें यह बताता है कि जैसे जैसे समाज के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के परिवार की आय में वृद्धि होती है तो उसका भोजन पर होने वाला व्यय कम होगा। उसका कारण यह बताया गया कि एक प्रकार से व्यक्ति एक विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आरामदेह वस्तुओं की से विलासितापूर्ण वस्तुओं की ओर अग्रसर होता है। आइए देखते हैं क्या जैसे जैसे देखिए क्या है हमारी ये आय परिभाषित की और ये उपभोग खर्च बताया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय यहां पर है तो उसके भोजन पर होने वाला व्यय कम होगा। आय में वृद्धि हुई तो हमारे कपड़ों का अनुपात और मकान का खर्च निश्चित होगा और उच्च आय होगी तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पर अत्यधिक खर्च होगा। अर्थात हमारे एंजेल के द्वारा यह परिभाषित किया गया कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे उसी अनुपात में भोजन व्यय कम होता चला जाएगा। हमारा कपड़ा और मकान का खर्च निश्चित रहेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन संसाधनों पर अत्यधिक खर्च होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति जब निम्न जीवन यापन से उच्च जीवन यापन करता है तो आप जानते हैं कि एक प्रकार से मकान एक ही बार बनाएगा। हमारे मनोरंजन के संसाधन अत्यधिक मात्रा में विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग अधिक करेगा। तो इस आधार पर व्यवहारिक जीवन में भी एंजेल वक्र अत्यधिक उपयोगी माना जाता है।
इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में एक अन्य हमारा वक्र है जिसे फिलिप वक्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण वक्र फिलिप वक्र। यानी कि फिलिप वक्र भारत के अंतर्गत बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच प्रतिलोम एवं नकारात्मक संबंधों को दर्शाने का काम करता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि फिलिप वक्र के द्वारा यह परिभाषित किया गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। इस प्रतिलोम संबंध के अध्ययन को ही फिलिप वक्र का नाम दिया गया। फिलिप वक्र में यह बताया गया कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी उससे हमारे उत्पादकों को लाभ होगा और वो इस लाभ से प्रोत्साहित होकर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त रोजगार का सर्जन करते हैं, जिससे बेरोजगारी की दर कम हो जाती है और एक तरीके से उसी को फिलिप वक्र के रूप में जाना गया। जैसे कि आप देखेंगे इस ग्राफ से कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी बेरोजगारी कम होती चली जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि जब निम्न मुद्रास्फीति होगी तो भारत जैसे देशों के अंतर्गत पूर्ण बेरोजगारी होगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी एक प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाएगी और अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगी तो न्यूनतम बेरोजगारी होगी। क्यों? क्योंकि वस्तुएं महंगी होंगी, वस्तुएं महंगी होंगी तो लोग प्रतिस्पर्धा करते हुए अधिक मात्रा में खरीदेंगे। जब अधिक मात्रा में खरीदेंगे तो उच्च लाभ प्राप्त होगा। इस लाभ से प्रोत्साहित होकर उत्पादक वर्ग अतिरिक्त रोजगार प्रदान करते हैं, जिससे बेरोजगारी दर न्यूनतम मात्रा तक घट जाती है। अधिकांश सिविल सर्विस में यही पूछा जाता है कि फिलिप वक्र किसका अध्ययन करता है, तो बेरोजगारी दर और हमारे एक तरीके से मुद्रास्फीति के प्रतिलोम संबंधों का अध्ययन ही फिलिप वक्र कहलाता है। धन्यवाद। इससे आगे का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।